हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। आज एक रेलवे का महत्वपूर्ण पोस्ट जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जिसको JEE भी बोला जाता है, उसके प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग RRB NTPC एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि JEE जो पोस्ट है NTPC का ग्रेजुएट लेवल का, उस पोस्ट का बहुत हाई डिमांड रहता है। तो उस पोस्ट का क्या प्रमोशन है, क्या कैरियर ग्रोथ है, तो उसके बारे में इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले जानते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ये अकाउंट डिपार्टमेंट का पोस्ट होता है। तो जो लोग एनटीपीसी एग्जाम के थ्रू आते हो वो लोग JEE पोस्ट में आओगे। JEE मतलब जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जो लेवल 5 का पोस्ट होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे मैट्रिक्स है उसमें लेवल 5 का पोस्ट होती है। जो JEE है उसके बाद जो प्रमोशन उनको मिलती है वो है डबल है। ये होता है डबल है, जो लेवल 6 का पोस्ट है। किसका पोस्ट है? लेवल 6 का पोस्ट है। डबल है मतलब अकाउंट असिस्टेंट। इसका मतलब आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट से अकाउंट असिस्टेंट बनेंगे प्रमोशन में, फास्ट प्रमोशन में। लेकिन इस प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ऐसे ही मतलब जैसे सीनियर क्लर्क में, जूनियर क्लर्क में विदाउट एग्जाम हो जाती है प्रमोशन, सीनियर क्लर्क से वैस एग्जाम छोड़कर ही भी हो जाता है। लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट में आपको कोई भी प्रमोशन लेना है आपको एग्जाम ही देना पड़ेगा। इसमें जो लोग मेरिट में पीछे है वो लोगों की मुश्किल है, लेकिन जो लोग एग्जाम एनटीपीसी एग्जाम क्लियर करके आ रहे हो उनके लिए तो फायदा है, क्योंकि एग्जाम रहता है तो प्रमोशन क्विकली हो जाता है। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है क्विकली प्रमोशन मिलने का। तो ये चीज के लिए, ये पोस्ट के लिए बहुत डिमांड रहता है। और इसके लिए उनको अप्रेंटिस 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। इसका मतलब JEE से AA बनने के लिए उनको अप्रेंटिस 2 का जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा, जो 3-4 पेपर रहता है उसमें आपको क्वालिफाई करना ही है। तो एग्जाम जब पास करेंगे तो उसके बाद आपको AA बनने में 3 से 4 साल लगेंगे। ऐसे नहीं आप एग्जाम में बैठ गया, पास कर गया तो आपको AA इमीडिएटली बना देगा, ऐसा नहीं है। पास करना एग्जाम में मैंडेटरी है, और लेकिन उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सीनियरिटी भी देखा जाएगा। मतलब पहले पास करो उसके बाद सीनियरिटी, ऐसे होगा। तो पास प्लस सीनियरिटी देखा जाएगा, जो एग्जाम प्लस सीनियरिटी है। जो तो मोरलेस एग्जाम पास करने के बाद 3 से 4 साल लगते हैं AA बनने में। जब AA बन जाएंगे उसके बाद क्या आपको नेक्स्ट प्रमोशन नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद आप बनेंगे SSO, जो बहुत बढ़िया पोस्ट होता है। SSO मतलब सीनियर सेक्शन ऑफिसर, जो लेवल 8 का पोस्ट है। कितना पोस्ट है ना? लेवल 8 का पोस्ट है। इसमें एक चीज आपको लोग अगर ध्यान देंगे कि रेलवे का जो दूसरा एनटीपीसी का पोस्ट है वो लेवल 6 से हर टाइम लेवल 7 में प्रमोशन होता है। जैसे OS से चीफ OS बनेंगे लेवल 7 में आएंगे 6 से। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक अकाउंट डिपार्टमेंट में है जहाँ पे नॉन गेजेटेड पोस्ट है, जो और जो लेवल 6 से डायरेक्ट लेवल 8 में आता है। लेवल 7 है, डायरेक्ट आप लोग 8 बनोगे। उसके लिए आपको क्या एग्जाम देना पड़ेगा? SSO बनने के लिए अप्रेंटिस 3 का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। उसमें भी 3-4 पेपर रहता है, आपको पास करना पड़ेगा। तो AA से बनोगे सीनियर सेक्शन ऑफिसर, जो ये भी आपको 3 से 4 साल लगते हैं, कभी 5-6 साल भी लग जाती है। इसमें भी आपका एग्जाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। उसके साथ आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सीनियरिटी देखा जाए। मतलब जो लोग एग्जाम क्वालिफाई किया उसमें जो सीनियर है पहले उनको बना दिया जाएगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे बना जाता है। मतलब एग्जाम प्लस सीनियरिटी। तो ये हो गया आपका ग्रुप सी का प्रमोशन JEE में। मतलब ये सब जितना भी पोस्ट आपने लेवल 5 से लेवल 8 देखा, ये सब ग्रुप सी का नॉन गेजेटेड पोस्ट है। अकाउंट ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें लेवल 8 का जो पोस्ट है ये भी नॉन गेजेटेड होता है। लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट में लेवल 8 गेजेटेड पोस्ट होता है, लेकिन अकाउंट में लेवल 8 आपको इजिली मिल जाएगा वो लेवल, लेकिन नॉन गेजेटेड। और ये जो अप्रेंटिस 2 एंड 3 एग्जाम है ये मोरलेस डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग जो पढ़ के आ रहे हो वो लोग इजिली क्वालिफाई कर जाओगे। क्या ग्रुप सी से कभी ग्रुप बी नहीं बनेंगे? डेफिनेटली अकाउंट डिपार्टमेंट में भी आपका ग्रुप बी का ऑफिसर बनते हैं। वो लोगों को बोला जाता है AFA, असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर। ये असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं वो ग्रुप बी का रेलवे का अकाउंट डिपार्टमेंट का गेजेटेड ऑफिसर है। तो आपका भर्ती अकाउंट में हो रहा है तो आपका प्रमोशन भी अकाउंट में होगा, और आपका लेवल रहेगा 9 जो AFA का है। दूसरा डिपार्टमेंट में क्या होता है? 7
तक नॉन गेजेटेड है, 8 से गेजेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि लेवल 8 भी नॉन गेजेटेड में आ गया है और लेवल 9 को दिया गया है आपका गेजेटेड से। तो एएफए जो एग्जाम है ये 100% एग्जाम बेसिस है और डिफिकल्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है क्योंकि गेजेटेड ऑफिसर का एग्जाम होता है। इसमें क्वालिफिकेशन रह के जो लेवल 6 है, मतलब डबल ए में, इस पोस्ट या उससे ऊपर वाला पोस्ट में आपको 5 साल काम करना पड़ेगा। 5 साल जब काम करेंगे तो आप एएफए का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे और एग्जाम के बाद जब एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, मेरिट में आ जाओगे, तो आपको पोस्टिंग दिया जाएगा एज ए एएफए। एएफए जब पोस्टिंग दिया जाएगा वो लेवल 9 रहेगा और एक ग्रुप बी का पोस्ट, एक ग्रुप बी पोस्ट। क्या ग्रुप बी से आप ग्रुप ए जो ऑफिसर होता है क्या वो नहीं बन पाओगे? हाँ डेफिनेटली वो भी बन पाओगे। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप बी आप एएफए बनोगे उसके बाद 10 से 12 साल आपको वेट करना पड़ेगा ग्रुप ए बनने में। जब 10 से 12 साल आप ग्रुप बी में काम कर लोगे एज एएफए, तब आपको रेलवे बोर्ड की तरफ से आपको ग्रुप ए स्टेटस दिया जाएगा। तब आपको आईआरएएस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस जो बोला जाता है, वो सर्विस में आप आ जाओगे क्योंकि आप नाम प्लेट के साथ भी वो आप लिख सकते हो। जैसे कोई ऑफिसर है जो आईएएस एट इंडिया एडमिट क्लियर करके आते हैं तो लोग नेम प्लेट में वो आईएएस लिखते हैं, जैसे सेम एज इट इज आप भी आईआरएएस लिख सकते हो ग्रुप ए बन जाओगे। तो जब ग्रुप ए बन जाओगे तो आपको इमीडिएटली डीएफएम, डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर, या सीनियर एएफए, सीनियर असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया जाएगा, आपको इमीडिएटली बना दिया जाएगा। तो और इसका ये जो दोनों पोस्ट है, दोनों पोस्ट सेम है। जब डिवीजन में रहता है तो डी एफ एम बोला जाता है और जब हेडक्वार्टर में आता है तब इसको सीनियर एफ ए बोला जाता है। ये लेवल 8 लेवल 11 का पोस्ट होता है। तो आपको लेवल 9 से आप चला जाओगे लेवल 11 में। कितना साल चाहिए ग्रुप बी ऑफिसर बनने के बाद? 10 से 12 साल चाहिए। और ये सबसे बढ़िया चीज है, इस पे 100% प्रमोशनल कोटा है। मतलब आप एक बार ग्रुप बी एग्जाम क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आप लोगों को कभी एग्जाम देने का जरूरत नहीं। आप उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रमोशन आते रहेगा, ग्रुप ए बन जाएगा तो और भी प्रमोशन मिलने का फैसिलिटी है। तो ये हो गया आपका लेवल 11। और इसके बाद आपको प्रमोशन जो मिलेगा वो मिलेगा सीनियर डीएफएम। जो डिवीजन में कोई, जैसे आप कोई भी डिवीजन में जाओ, उस डिवीजन में जो अकाउंट डिपार्टमेंट उसमें जो सुप्रीम होता है डिवीजन का, वो होता है सीनियर डीएफएम। तो आपका नेक्स्ट जो प्रमोशन है वो सीनियर डीएफएम जो लेवल 12 और 13 में फॉल करती है। तो इसका मतलब होता है कि आप एनटीपीसी एग्जाम के थ्रू क्लियर करने के बाद भी कोई एक डिवीजन में जो अकाउंट होगा, पर्सनल होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट का जो सुप्रीम है कोई डिवीजन में, उस सुप्रीम तक आप जा सकते हो एनटीपीसी एग्जाम के थ्रू, जो लेवल 12 और 13 होती है। लेवल 12 और 13 क्यों बोला? जब इनिशियली आप लोग आओगे तो लेवल 12 मिलेगा, तब आपको जेएजी ऑफिसर बोला जाएगा। ये जो लेवल 11 से लेवल 12 में प्रमोशन है, ये बहुत फास्ट हो जाता है, 2-3 सालों में हो जाती है। और जब इस पोस्ट में आप और 3-4 साल लेवल 12 पोस्ट में काम कर लोगे, तब आपको रेलवे बोर्ड की तरफ से एसजी ऑफिसर का टैग आपको दिया जाएगा, जिसको सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर बोला जाता है। आपका डेजिग्नेशन चेंज नहीं होगा, आपको क्लियरली बोलो डेजिग्नेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका सैलरी चेंज हो जाएगा लेवल 13 में। और आप लोग जानते हैं लेवल 12 से जो 13 का डिफरेंस है, सैलरी ऑलमोस्ट 60 to 70,000 बढ़ जाता है। आपका डेजिग्नेशन का कोई चेंज नहीं होता है, सैलरी बढ़ जाती है। तो ये हो गया सीनियर डीएफएम। क्या इसके बाद भी प्रमोशन नहीं मिलेगा? डिवीजन का हेड तक तो बन गया, क्या उसके ऊपर प्रमोशन नहीं मिलेगा? डेफिनेटली उसके ऊपर भी मिलेगा। जो रेलवे में जो डीआरएम है, एडीआरएम है, उनका जो रैंक होता है उस रैंक तक आप पहुंच सकते हो अकाउंट डिपार्टमेंट में, या आरआरबी का जो चेयरमैन है उस रैंक तक भी आप पहुंच सकते हो। तो उसका जो नेक्स्ट, इनका जो नेक्स्ट प्रमोशन आता है वो है एफएनसीओ, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर, जो लेवल 14 और 15 में फॉल करते हैं। जो आपका डीआरएम होता है उनका भी लेवल 14-15 रहता है, एडीआरएम हो जाएगा। आपका रेलवे का जो एग्जाम देकर आप लोग आया आरआरबी एनटीपीसी, उसका जो चेयरमैन है वो भी लेवल 14-15 में फॉल करता है। तो आप इजिली यहाँ पे भी पहुंच जाओगे। उसके लिए कितना चाहिए? 10 से 13 साल। मतलब जब सीनियर डीएफएम बनेंगे उसके बाद 10 से 13 साल आपको चाहिए एज ए एफएनसीओ बनने के लिए। तो अगर आप, इसका मतलब हो गया आप इतना तक पहुंच सकते इजीली। और जब आप मतलब एफएनसीओ बनेंगे तो आपको एसएसजी ग्रेड ऑफिसर बोला जाता है, बोला जाएगा।
सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। और इस पोस्ट में भी आपको सेम एज इट इज क्या है कि आपको 3 से 5 साल अगर काम कर लेंगे तो आपको NFHG का ग्रेड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? NFHG, नॉन फंक्शनल हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। तब आपका लेवल भी चेंज हो जाएगा, लेवल 15। इसका मतलब आपका डेजिग्नेशन में चेंज नहीं होगा, लेकिन सैलरी बढ़ जाएगा। ये रेलवे ग्रुप ए ऑफिसर का बहुत तरह का फैसिलिटी एक्चुअली में रेलवे देता है। तो ये हो गया, तब आप इतना तक इजीली पहुंच जाओगे। तो अगर आप एनटीपीसी में 25 तक आ गए या 27 तक भी आ गए, 8 तक भी आ गए, और आप 23 या 33 या 34 तक आप ग्रुप बी ऑफिसर बन गए, मतलब 5 साल लेवल 6 में काम कर लिया, तो आपके पास अगर 25 टू 27 ईयर का सर्विस रहता है तो आप अकाउंट डिपार्टमेंट में एफएनसीयू मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर, जो बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, वहां तक इजीली पहुंच सकते हो। जो डीआरएम, एडीआरएम और रेलवे का जो चेयरमैन होता है उसका इक्विवेलेंट पोस्ट होता है। तो ये हो गया अकाउंट डिपार्टमेंट में। आपको एनटीपीसी के थ्रू आएंगे तो इतना तक प्रमोशन मिलेगा। क्या इसके ऊपर भी अकाउंट के कोई पोस्ट नहीं है? डेफिनेटली इसके ऊपर भी है, जो है पीएफए लेवल 16 है। जो एजीएम है, जीएम है, उनका इक्विवेलेंट पोस्ट है। जीएम एजीएम तो सुप्रीम है, लेकिन उनका जो पे लेवल है उसी सेम रैंक में डिपार्टमेंट का एक हेड रहता है। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में हेड रहेगा, पर्सनल में हेड रहेगा, कमर्शियल में हेड रहेगा, उनका जो पे लेवल रहता है वो मतलब लेवल 16 होता है। एजीएम का भी 16 होता है, जीएम का भी मोस्ट ऑफ द टाइम 16 होता है। तो उनको बोला जाता है पीएफए, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर। तो प्रिंसिपल फाइनेंशियल जो एडवाइजर है वो अकाउंट डिपार्टमेंट का सुप्रीम है। वो मतलब उनके अंडर में ही सब लोग काम करना पड़ता है, उनका लेवल 16 रहता है। लेकिन इस पोस्ट में आप आरआरबी एनटीपीसी थ्रू नहीं आ सकते हैं। ऐसे नहीं, इसमें जो लोग एनटीपीसी थ्रू आएगा वो नहीं जाने का कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब एफएनसीओ के बाद पीएफए बनने में बहुत टाइम लग जाती है, और उतना टाइम जो लोग एनटीपीसी एग्जाम के थ्रू आती है उनके पास सर्विस नहीं रहता है, वो लोग रिटायर्ड हो जाती है। लेकिन जो लोग यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आते हैं वो लोग इजीली यहाँ पे पहुंच जाती है, इसके ऊपर भी जाते हैं। तो यही सिर्फ डिफरेंस है, जो लोग यूपीएससी एग्जाम के थ्रू आते हैं और जो एनटीपीसी एग्जाम के थ्रू आते हैं, यही डिफरेंस होती है। तो ये हो गया टोटल प्रमोशन का। इसमें और एक चीज जानना जरूरी है, जैसे आपको एएफए बनेंगे लेवल 9 रहेगा, और इसमें अगर आप जो ग्रुप ए बनेंगे, ग्रुप ए ना बनने तक आपको 10 मतलब बनने में 10 से 12 साल रहेगा। क्या इतना टाइम आपको सैलरी नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि लेवल 9 में अगर आप 4 साल कर ले, कितना साल? 4 इयर्स अगर काम करेंगे तो आपको अपग्रेडेशन किया जाएगा लेवल 10 में। जो लोग यूपीसी से इनिशियली आते हैं वो लोग भी एएफए बनते हैं, लेकिन उनका पे लेवल रहता है 9, आपको उनका रहेगा 10, आपका 9। और आप भी अगर 4 साल काम कर लेंगे एएफए तो आपका भी लेवल 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ग्रुप ए ऑफिसर भी नहीं बनेंगे तो भी आप डेफिनेटली लेवल 10 तक पहुंच जाएंगे, अगर ग्रुप में 4 साल काम करेंगे। और एक चीज, अगर आप पकड़ लीजिए ग्रुप बी ऑफिसर भी आप नहीं बन पाए, इतना तक बन पाए, तो भी आप लेवल 9 में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लेवल 5 में आए। उसके बाद रेलवे का रूल है कि एमएससीपी में 3 मिलना चाहिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो 3 एमएससीपी तो आपको 30 साल का सर्विस रहेगा तो मिलेगा। तो उसमें 3 अपग्रेडेशन मिलेगा। लेवल 6 में आपका प्रमोशन में हो गया, लेवल 8 में तो 2 प्रमोशन हो गए, तो और एक मिलना चाहिए, तो लेवल 9। तो आपको अगर कुछ भी आप नहीं करेंगे तो भी आपको ऑटोमेटिकली आप एसएसओ बनेंगे, तो उसके बाद 10 साल काम करेंगे तो आपको लेवल 9 दिया जाएगा, जो एएफए का इक्विवेलेंट होता है। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन पे लेवल सैलरी बढ़ जाएगा। ये हो गया टोटल आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का प्रमोशन। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ जानना है तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इस पोस्ट का जो जॉब प्रोफाइल है उसके वीडियो भी आने वाला है, हम डाल देंगे। तो प्लीज अगर ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।